अब की जनरेशन जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज ट्राई कर सकते हैं। कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। करेले का बहुत ज्यादा फायदा है हफ्सा, करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है, तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला के बिना ये खाना लें, चीजें लेती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ हेल्थ मैटर्स पे कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला। वैसे तो इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि ये एक लाइफस्टाइल कोच हैं और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है होलिस्टिक विजडम के नाम से, जिसके आप देसी घी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करते होंगे और करना चाह भी सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके यंग होने का, फ्रेश होने का क्या राज है? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है, हालांकि ये मेरे अपने सब्जेक्ट की शायद थोड़ा सा अगेंस्ट बात जाए, जो मेरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, कि यूथ हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विथ हाउ यू फील इनसाइड अबाउट योर सेल्फ। आप अपने अंदर अपने बारे में कैसा सोचते हैं वो हर चीज़ को बीट कर जाता है। वो चीज़ आपके चेहरे पे आती है। अभी जैसे हम मिले हैं हफ्सा, मैं आपको कह रही थी कि 3 साल पहले आप जितनी लगती थी आप उतनी लगती हैं। तो आप अपने अंदर अपने बारे में जैसा फील करते हैं उसके साथ साथ अगर आप अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो एजिंग एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उसको आप रोक तो नहीं सकते लेकिन छोटे ज़रूर नजर आ सकते हैं, डिले कर सकते आपकी हैं। स्किन फ्रेश लग सकती है। इसके लिए कोई हमें फूड्स बताएं, कोई टिप्स बताएं हमारी यूथ को। आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी एजेड खवातीन है वो हमारी यूथ से ज़्यादा यंग लग रही होती हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। आज जब मैं अपने पेज से सुबह लाइव गई थी डॉक्टर सहर चावला से, तो मैं उस पर यही बात कर रही थी कि वी वर वेरी लकी। हम बड़ी यंग जनरेशन थे। मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में थी, तो जब हम लाहौर आए थे नाना नानी से मिलने, तब लिबर्टी चौक पे पहली एक फास्ट फूड चेन खुली थी। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बड़ी फेमस है अब। मतलब हमने अपना बचपन गुजार लिया था। हम 13-14 साल के थे तो हमने बर्गर की चेन देखी थी। इस वजह से हमारी बॉडी में डैमेज लेट शुरू हुआ है। अब की जनरेशन इज वेरी अनलकी इन द सेंस कि जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है कि सारी जिंदगी भी नया जंक फूड ज्वाइन ट्राई करेंगे तो वो उनकी चॉइसेस जो हैं वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज नया ट्राई कर सकते हैं। यंग रख देखिए, हमारी जो स्किन है वो हमारा हथियार है, हमारी बॉडी का वो एक बैरियर है जो कि हमारी बॉडी को डैमेज से रोकता है। तो स्किन को अगर आपने यंग रखना है, आपको वो सारे टॉक्सिन्स जो स्किन पे सोजिश कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, वही सारे रिंकलिंग करते हैं, वही सारे एजिंग करते हैं। और वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। ये मैं हर जगह जाके हम बताती शुगर हूँ। हर वक्त अपनी डेली हर रूटीन में यूज चीज। करते हैं, फिजी ड्रिंक्स यूज करते हैं, उसमें कितना शुगरी कंटेंट होता है। तो मैं यही बात करती हूँ। और पता है इससे भी ज्यादा ना हफ्सा जरूरत है इस बात की कि अवेयरनेस हो, आपको पता हो हिडन शुगर किन किन चीजों में है। उस दिन मेरी एक क्लाइंट थी तो उनसे ऑनलाइन में कंसल्टेशन करी थी, तो वो कहती है नहीं मैंने शरबत में चीनी नहीं डाली। तो मैंने उनको कहा उसमें ऑलरेडी डली हुई है इतनी सारी, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम चीनी ले रहे बिल्कुल, हैं। हमारा हाँ, पाकिस्तान का नेशनल शरबत बन गया लाल शरबत, एब्सोल्युटली जो खुद उसके अंदर इतनी शुगरी कंटेंट बहुत है और ज्यादा हम होता है। उसके अंदर मजीद चीनी डाल के उसको इतना मीठा बना देते हैं कि वो पिया तक नहीं जाता। और डायबिटीज की जो डायबिटिक है वो भी हमारे पीते साथ, हैं। बिल्कुल, और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। एब्सोल्युटली ट्रू। वो हमारी हेल्दी हैबिट्स नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि हमारी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हम चलते फिरते नहीं हैं। नौकर चाकर भी हमारे पास बहुत है, और अगर नौकर चाकर नहीं भी हैं तो हम सुस्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एवरीथिंग इज़ अ बटन अवे। आपने कुछ भी करवाना है डिलीवरी भी आ जाएगी। एग्जैक्टली। मार्केट से कोई लड़का आके सौदे भी दे जाएगा। पहले लोगों की कॉलोनी में मार्केट्स होती थी, उस बहाने चले जी घर के मर्द हजरात, औरतें भी अच्छी नीट कॉलोनीज में भी एक चक्कर वक्कर लगा लेते थे। अब वो भी कॉल करके ग्रोसरीज घर पे मंगवा लेते हैं। सुबह उठने और सुबह की सैर करने को आप मुझे खुद बताएं, कितने घरों में आपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ये तरबियत करते हुए देखा आजकल के ज़माने में कि सुबह उठ के वॉक करना आपकी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात होना ये चाहिए। खत्म हो चुका है, एकदम खत्म हो मैं चुका है। आपको बताऊं, मैं सुबह निकलती हूँ अपनी कॉलोनी में वॉक करने। मैं बड़े साल हो गए, मैं उस कॉलोनी में रह रही हूँ 12 सालों से। मुश्किल से, बहुत बड़ी कॉलोनी है वो, 1000-2000 घर है उसमें, मुश्किल से उस वक्त वहाँ पे 1 या 2 लोग होते हैं मेरे अलावा।
और अगर आप सोचे कि अगर 1000-2000 घरों में हर इंसान सुबह की सैर को जरूरी समझता होता तो वहाँ पे वॉक करने की जगह होती। मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे पास वॉक करने की बहुत जगह होती है, लेकिन अदरवाइज ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, स्किन को फ्रेश रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं एब्सोल्युटली, जो हमने आपसे पहले भी बात की और सुनी है, जिसको सुन के हमारे पास फीडबैक में भी आया कि हम पियेंगे कैसे। जरा मैं चाहूंगी कि आप वो 2-3 ड्रिंक्स तो हमें बताएं कि हम क्या यूज कर सकते हैं। जरूर बताऊंगी। जितने भी आपके पास ग्रीन पाउडर्स है ना हफ्सा, वो पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। ये पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले, जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, मेरे अपने भी ग्रीन पाउडर्स हैं। करेला, आंवला, मोरिंगा मेरा अपना भी है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मैं तो खुद अपने आधा 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट डाल के ले लेती हूँ। अच्छा, इन ग्रीन पाउडर्स का क्या फायदा होता है? ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और क्योंकि ये ग्रीन पाउडर्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन चीजों में रिच होते हैं, तो आपकी बॉडी को ओवरऑल तवानाई और एनर्जी देते हैं। तो मेरी जो फेवरेट ड्रिंक्स हैं आपके पास स्किन को हेल्दी रखने की, फ्रेश रखने की, वो तो सुबह ग्रीन पाउडर ड्रिंक, किसी भी ग्रीन पाउडर की ड्रिंक ले लें। और करेला जिसका आपने नाम लिया है, उसको पीने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसकी आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत करनी पड़ती है। अब मुझे काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल पहले मैं जब जॉब करती थी काफ़ी नामवर इदारे में, मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी बायोकेमिस्ट्री की, तो मेडिकल कॉलेज में मैं अपने करेले का ड्रिंक बना के जाती होती थी। प्रोडक्ट्स अब 7-8 महीने मैंने स्टार्ट किए हैं। जब मैंने जो अपने पहले, अब तो 30 प्रोडक्ट हो गए हैं, मैंने पहले 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और मैंने सबसे पहले उसमें कहा था पहले तो मैं करेला पाउडर डालूंगी ना, जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ। करेले का बहुत ज़्यादा फायदा है। करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। करेले में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड होता है चारेंटिन। चारेंटिन आपके पास ब्लड शुगर को उसी तरह से कंट्रोल करता है जिस तरह से एक बड़ी मशहूर एंटी डायबिटिक ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, वो कंट्रोल करती है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला के बिना ये खाना लें, चीजें लें। और यकीन करें, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब चेहरा चमकना शुरू हो गया ग्रीन पर, ये होता है, लेकिन साथ शुगर वगैरह भी छोड़नी होती है। बिल्कुल। और ये जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, इनकी ज्यादातर कोशिश क्या होती है डॉक्टर्स की? वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखते हैं अच्छा जी डायबिटिक है, इंसुलिन पे शिफ्ट कर दो, ग्लूकोफेज ऐसे कर दें, इंसुलिन कर दें आप। मैं कुछ एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ केसेस में डॉक्टर सच्चे हैं, पेशेंट अपना इतना बेड़ा गर्क करके जाते हैं कि अगर आप इसको उसी लेवल पे रोक लें जब आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं कि उस वक्त इमीडिएट रेजोल्यूशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, एक भी क्लाइंट नहीं है, आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं दावा कर रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसके मैंने इंसुलिन शॉट्स ना छुड़वाए हूँ। लेकिन वो कौन से पेशेंट्स हैं? ये वो पेशेंट्स हैं जो 6 महीने से 1 साल मेरे साथ चले हैं, जो आपकी बात मानते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ हफ्सा अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ मेरे साथ एक ही पेशेंट ठीक नहीं होता और वो है जो मेरी बात नहीं मानता। क्योंकि वो इसका इतना अरसा मेरे साथ चलने का क्या मतलब है कि वो इतना अरसा साफ सुथरी डाइट कर रहे थे, उन्होंने अपनी रूटीन चेंज की है, उन्होंने अपने अंदर विल पावर चेंज की है। अगर आप ये सब चेंज करें, मैं बार बार अपने पर्सनल पेजेस पे भी जाके कहती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ, हेल्थ मैटर्स पे, कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अच्छा, इस पे मैं ना आपको एक एग्जांपल दूंगी अपनी क्लोज लाइफ में, जब अपने रिलेटिव, नाम नहीं लूंगी मैं कौन है, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। डायबिटिक हैं लेकिन गर्मियों के महीने में आम नहीं छोड़ना। अल्लाह, तो आम भी आप एक हद तक खा सकते हैं ना। अच्छा, डायबिटिक्स के लिए मैंने एक बार एक वीडियो की थी कि अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आप उसको मील की जगह लें और एक से ज्यादा मत लें। एक आम में तकरीब पर डे एक से ज्यादा, लेकिन मील की जगह लें। खाने के बाद अगर आप आम लेंगे, आप अपना ब्लड शुगर एबनॉर्मल हाई कर रहे हैं। मील की जगह लें और एक से ज्यादा मत लें। अच्छा, जिनकी मैंने बात की है, नाम तो मैंने आपको कहा है मैं नहीं लूंगी, वो क्या करते हैं, नाश्ते के बाद ले लो, लंच के बाद ले लो, मेरे घर में भी एक ऐसे लो, हालांकि मैं खुद डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर्स के लिए ज्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिलीज को समझाना कि ये चीज तुम लोगों के लिए हार्मफुल है, इसको मत इस्तेमाल करो। लोग नहीं सुनते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है नरी केस। वो वैसे आपको समझते हैं, आपकी क्या वैल्यू? एग्जैक्टली, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, अब मैं आना चाहूंगी थोड़े से जरा क्रिटिकल टॉपिक, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से। अमेजिंग। अच्छा, इसके हवाले से मुझे बताइए कि ये जब बीमारी मर्द और औरत में होती है, इसकी कॉमन रीजंस क्या होती हैं? अच्छा, इस पे मैं एक बड़े मज़े की बात करना चाहूँगी। मैं चाइनीज़ मेडिसिन की बहुत फ़ैन हूँ हिफ्सा, और चाइनीज़ मेडिसिन जो है ना, उसमें ये जो बेड वेटिंग आ जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाती है, यानी आपका अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं और आप पेशाब काबू नहीं रख सकते। आपको पता है ये किस ऑर्गन की कमज़ोरी की निशानी है? गुर्दों की, किडनी की कमज़ोरी की निशानी है। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है अपनी अनाज में कुछ चीज़ें इंक्लूड करके। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मौका मिल गया। आपने गर्म अनाज अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जवार, बाजरा, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का आटा है,
कुट्टू का आटा, उसकी बड़ी शानदार और गर्म तासीर होती है, अगर वो आप इंक्लूड कर सकते हैं आप करें। रेड मीट और फिश आपकी डाइट में होना चाहिए। काला सोयाबीन अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। फूल मखाना आप इस्तेमाल करें। मसाला जात में आपने अदरक इस्तेमाल करना है, आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी है, लेकिन श्रीलंकन सेलोन दालचीनी। सौंफ का पानी 1 टेबलस्पून सौंफ आपने रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह उसका खाली पेट पीना है, ये आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दालों में मूंग दाल और काला सोयाबीन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा होगा। रोस्टेड वॉलनट्स और काला तिल इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिन चीज़ों से आपने दूर रहना है इस केस में, आपने जितने भी सार मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह, डेयरी वगैरह और सिट्रस, इन सब से आपने दूर रहना है। 2 चाइनीज़ हर्ब्स के मैं नाम बताऊंगी, ऑनलाइन मिलते हैं, पाकिस्तान से नहीं मिलते लेकिन ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है। एक है बॉटल ब्रश और एक है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क और बॉटल ब्रश की चाय बना के पिए। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको पैम्पर पहनना पड़ता था यूरिनरी कॉर्ड, उन्होंने कॉर्न सिल्क और बॉटल ब्रश की वजह से माशाल्लाह इतनी दवाएं देती वगैरह थी, डॉक्टर साहब मेरा 50% मसला हल हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आप डाइट वगैरह में एहतियात करें। एक और चीज़, जिन लोगों को बड़ी गलती करते हैं, ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, पानी पीना छोड़ देते हैं, इससे मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा मैं ये बता दूं, पानी आपने 2 से 2.5 लीटर पीना है। उससे ये होता है कि जब आप पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, आपका मसाना जो है, आपका जो ब्लडर है, उसका स्फिंक्टर, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल लूज हो जाते हैं। फिर आप वो थोड़ा सा भी पीते हैं, उसने रिलीज करना है। आपने अपने मसाने को ट्रेन करना है कि उसको फिर से यूरिन जो है रिटेन करना आए उसमें। इसके साथ मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले लें। आपके जो ब्लडर के स्फिंक्टर मसल्स हैं उसको रिलैक्स होने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, योगा यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है, वो करें, वो भी ब्लडर कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। अब तो यूट्यूब ने हमारा मसला ही हल कर दिया, बिल्कुल। मिल जाती है, नेमत अगर ऑथेंटिक जगह से मिल रही है, नेमत है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मर्दों में ज्यादा कॉमन होती है कि खवातीन में होती है? अच्छा, मर्दों में प्रोस्टेट की वजह से ये ज्यादा कॉमन होती है। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है आपके पास एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट का मसला नहीं, इसके मसले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मर्दों में जो किडनी की वीकनेस है वो आपके पास प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट से एसोसिएटेड है, तो उनमें ज्यादा कॉमन। अच्छा, यूटीआई भी इससे रिलेट करता है, ये वो एक सेपरेट अच्छा, यूटीआई और ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। यूटीआई आपके पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो आपके पास एक डीपर लेवल पे जाती है। यूटीआई आपके पास 2 तरह का होता है, अपर यूटीआई होता है, अपर ट्रैक्ट यूटीआई, लोअर ट्रैक्ट यूटीआई। जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, लोअर होती है, तो दैट इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जिसने आपको अफेक्ट किया है। उसमें आपने जरा एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना होता है, अपनी डाइट में थोड़े अल्कलाइन फूड्स शामिल करने होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। अच्छा, वो ठीक हो जाता है। दैट इज अ माइल्डर प्रॉब्लम, दैट इज अ छोटा प्रॉब्लम एज कंपेयर टू दिस। अगर वो टाइमली पकड़ा जाए, जो लोअर यूटीआई होता है ना, हफ्सा जिन लोगों को पेनफुल यूटीआई है, आपका लोअर ट्रैक्ट यूटीआई है। जो अपर यूटीआई होता है वो इतना पेनफुल नहीं होता है। अच्छा, जितने भी लोगों को यूटीआई हो रहा है ना रिकरेंट, अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी डाइट में प्रोबायोटिक जरूर इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक जो है वो आपकी बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। और वैसे भी यूटीआई के ट्रीटमेंट में कभी कभी, वैसे तो मैं एंटीबायोटिक्स के हक में नहीं हूँ, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ जाता है। आप जब भी जिंदगी में एंटीबायोटिक्स लें, आपने बैक वक्त साथ प्रोबायोटिक्स जरूर लेने हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया मारने के साथ साथ गुड भी मार देती है। हमारा पाकिस्तानियों का जो कॉन्सेप्ट है, सुबह दोपहर शाम चाय चाय चाय, काम करने जा रहे हैं चाय के बगैर नहीं रह सकते। कितनी हार्मफुल होती है ये हमारे लिए, और कितनी पी सकते हैं, इसकी कंजम्पशन कितनी कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोगों को तो बिल्कुल चाय नहीं लेनी चाहिए। वो किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चाइनीज मेडिसिन की बहुत शौकीन हूँ। आप कैसे पहचानेंगे आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है? बॉडी टेम्परेचर ओवरऑल भी गर्म रहता है और आपका स्टूल जो है वो भी टूट के आता है। वेट भी आपका थोड़ा कम ही रहता है, कम की तरफ रहता है। इसका मतलब है बॉडी में हीट स्ट्रेस है, आप लोगों को चाय सूट नहीं करती है। अदरवाइज अप टू 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन अ डे इज हेल्दी। ये आप कह लें कि 2 छोटे कप बनते हैं आपके पास। दूसरा मैं कहूँगी कि चाय को आप इस तरह ना बनाएं कि अगर मैं चाय नहीं लूँगा, अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन मत करें तो मैं फंक्शन नहीं कर सकता। आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करें कि जब मैं दिन का एक हिस्सा गुजार के थक गया हूँ तो बीच में एक बार फ्रेश होने के लिए चाय ले ली। इससे ना आपकी जो बॉडी की डिपेंडेंस है चाय पे वो कम होगी। अच्छा, तो चाय के लिए जो मिल्क इस्तेमाल करते हैं हमारे, वैसे मोस्टली ऑफिसेज में पाउडर्ड मिल्क यूज होता है, वो कितना हार्मफुल? मैं उसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। दैट हैज अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। आप सोचिए कि आपका जो पाउडर्ड मिल्क है वो साल भी आपकी शेल्फ में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला होगा कि वो साल भी खराब नहीं होता, वो आपके जिस्म में जा रहा है। एग्जैक्टली, केमिकल्स और ये सारी चीजें किस तरह उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हमेशा मैं जिस तरह जब मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ नहीं जी मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, ये 6-6 महीने नहीं निकलेंगे। और यही गवाही है इस बात की कि मेरे प्रोडक्ट सच्ची हैं, ऑर्गेनिक है। क्योंकि फ्रेश चीज की शेल्फ लाइफ
कम होती है। एग्जैक्टली। जिस भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है पंगा है। तो आप चाय के लिए कौन से मिल्क को प्रेफर करती हैं? अच्छा, मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ हफ्सा। मैं बिल्कुल ब्लैक कॉफी ब्लैक टी, मैं तो अमेरिकानो वाला बंदा हूँ। अमेरिकानो आपके पास ब्लैक कॉफी को कहते हैं। मेरी तो जिंदगी में चाय और चीनी, वो तो मेरी तो चाय को बर्बाद कर देगा दूध। अच्छा, व्हाट अबाउट जिंजर टी? जिंजर इज अमेजिंग। अच्छा, जिंजर दो लोगों के लिए नहीं है, एक जिनको गर्ट का मसला हो गया और एक जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है, ठीक है। अदरवाइज अदरक जो है, मेरा तो अपना अदरक पाउडर भी है, तो अदरक इज हेल्दी है तो मैंने निकाला है। अदरक में एक मेडिसिन सब्सटेंस होता है जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है? जितने लोगों को बलगम का मसला रहता है, जिसम में नमी रहती है, अभी से डेली अदरक पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दे। और उसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव करता है। नेचर के दो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो हम बाहर से लेते हैं, एक आपके पास अदरक है और एक आपके पास लहसुन है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास नेचर के एंटीबायोटिक है। और अदरक तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का क्योर है। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए निकाला है, कोलेस्ट्रॉल क्योर। उसमें मैंने अदरक भी डाला, उसमें मैंने लहसुन भी डाला। उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। जिंजर आपके पास क्या करता है, जिन लोगों के जिस्म में हाजमे के जो एंजाइम्स हैं वो कम होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से क्रिएट नहीं होते, जिंजर पाउडर जाके उनको स्टिमुलेट करता है कि अब तुम ठीक तरह से सिक्रीट हो। इसके साथ साथ जिंजर और लहसुन दोनों जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक बड़ा पावरफुल वेजोडाइलेटर है, खून की शरियानों को रिलैक्स करता है, ब्लड अच्छी तरह से फ्लो कर सके, स्ट्रोक का खतरा नहीं होता। वेट लॉस में भी हेल्पफुल। अमेजिंग, थर्मोजेनिक हर्ब है, ऐसे वेट लॉस करता है। और आपको अगर ब्लोटिंग वगैरह का इशू है तो ऐसे पेट चिपक जाता है साहब। बिल्कुल। अच्छा, चलिए बेली फैट की तरफ आते हैं। हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानीज की बात करूंगी, इससे बाहर नहीं मैं जाती। वैसे तो आपके क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, लेकिन चलिए अभी हम पाकिस्तान को स्पेसिफाई, लेकिन रहते वो भी पाकिस्तानी है ना दिल से। एग्जैक्टली, ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानियों का सबसे मेजर इशू है बेली फैट। और कहीं से फैट गेन हो ना हो, पेट जरूर बाहर निकल आता है। और अक्सर लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि तुमने चाय पीनी तुम अपने पेट पे रख के पी लो। बेली फैट की मेजर रीजन क्या होती है? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है। आपके पास 4 तरह की बेलीज होती हैं और ये काफी लंबा टॉपिक है। अगर आपको दोबारा कभी दावत इस पे हम इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। एक लिवर बेली होती है, एक थायराइड बेली होती है, एक एड्रीनल बेली होती है, एक ओवरी बेली होती है। अब लोग क्या करते हैं, एक ही अप्रोच अप्लाई करते हैं हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए। एक ही अप्रोच नहीं होती हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपकी बेली फैटी लिवर की वजह से उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर ये हार्मोनल बेली है तो उसकी 2 रीजन हो सकती हैं, या तो जिसमें में थायराइड हार्मोन कम है या आपके जिस्म में एस्ट्रोजन ज्यादा है, ओवरी बेली जिसको हम कहते हैं। अगर ये बेली स्ट्रेस की वजह से आई है, मेंटल स्ट्रेस है, लेट नाइट जागने की वजह से आई है, कुछ डाइटरी हैबिट्स की वजह से आई है, तो उसको एड्रीनल बेली कहते हैं। हर टाइप के बेली का अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज है। इसी वजह से हिफ्सा लोग वजन किलो तो कम कर लेते हैं, पेट कम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको लूज करने के लिए टेक्निकल ट्रीटमेंट चाहिए। और वो टेक्निकल ट्रीटमेंट जब तक आपके पास नहीं आएंगे, जाहिर प्रॉपर तरीके होते हैं। द थिंग इज दैट कि मैं एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू तो आपको दे सकती हूँ कि एड्रीनल बेली के लिए, लेकिन वो भी तो सबकी डिफरेंट है। क्योंकि हमारी ऑडियंस क्या करती है, अच्छा हमने फलाने चैनल पे जाके ये चीज सुन ली कि 10 दिन में बेली वेट अपना कम करें, बेली फैट कम करें। और ये मैं खुदा के वास्ते जो लोग ये वीडियोस करते हैं, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई और टॉपिक ढूंढ लें व्यूज के लिए। ये मैल इन्फॉर्मेशन फैलाना छोड़ दें। 10 दिन में फलां कम, 8 दिन में फलां कम, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं दुनिया में, और हर इंसान का रास्ता डिफरेंट है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल गलत होती है कि 10 दिन में एब्सोल्युटली कम हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 15 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड देन आई एम सो सॉरी हिफ्जा, मैं बात काट रही हूँ। मैंने कहा चलो मौका मिल गया। पीपल हु आर नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये मैं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देख रही हूँ, वो बैठ के प्रॉपर वेट लॉस पे वीडियोस बना रहे हैं। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अनएथिकल है, डोंट डू इट। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अच्छा, 70% इज डाइट, ये सच है हिफ्जा, एंड 30% इज एक्सरसाइज। आप डाइट से अपना वेट तो लूज कर सकते हैं, अपना जिस्म हेल्दी कर सकते हैं, स्किन जवान कर सकते हैं। आपको पता है आप डाइट से क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं? जवानी की आप क्या चीज़ नहीं कर सकते? आप जवानी किसको कहते हैं कि जिस्म में फैट कम है और मसल ज्यादा है। सिर्फ एक चीज़ आपके जिस्म में बढ़ती उम्र के साथ भी फैट कम और मसल ज्यादा रखती है, और वो वर्जिश है। वर्जिश आपके फैट सेल्स को मजबूर कर सकती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर मसल सिंथेसिस की तरफ जाए। तो ये चीज़ एंड्योरेंस, स्टेमिना, एनर्जी, मसल बिल्डिंग और एस्थेटिक से एक्सरसाइज से मिलता है। अच्छा, आजकल लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो इतने ऑयली खाने खा लेते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि जी हमें तो एसिडिटी हो गई। इनकी बेसिक रीजन क्या होती है? चने खाते तो हैं, खा के लेट जाते हैं। जो मुझे नजर आती है वो तो बेसिक यही नजर आती है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बैठ जाओ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
आप मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन जी बिल्कुल ऐसा ही है कि माइंड ना कीजिएगा जैसे एक निकम्मे बंदे को कोई इख्तियार नहीं कि वो शिकायत करे कि कामयाब क्यों नहीं हुआ, वैसे ही कोशिश की है बगैर आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप कहें कि भाई मुझे क्यों आप, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ हार्ड वर्क, दिस इज अ ज़ाब्ता हयात। अगर आप ऑयली चीज़ें देखिए जी, जिस्म कुछ साल इंसल्ट बर्दाश्त करता रहेगा, 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद एक ना एक दिन सीटी बोलनी है और वो बोल जानी है, और उसके बाद बॉडी ने उसको बर्दाश्त करना छोड़ देना है। अब इतने ईयर्स ऑफ इंसल्ट, देखिए जी एक मशीन को भी, अगर आप एक गाड़ी भी खरीदते हैं, ठीक है, आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं, आप उसकी सर्विस नहीं कराते हैं, डंटिंग पेंटिंग नहीं कराते हैं, तो 2-3 साल वो उसको बर्दाश्त करेगी, फील नहीं होगा, एकदम से उस गाड़ी में से वो बात चली जाएगी। लेकिन अगर वो गाड़ी आप शुरू से मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली उसकी लाइफ, हमारी बॉडी भी तो मशीन है ना, दुनिया में जब आई थी उसके बाद इस्तेमाल हो रही है, चाहे हमने अपना कितना भी ख्याल रखा, उस पर टॉक्सिक इंसल्ट्स आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंसल्ट्स आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अल्टीमेटली बॉडी आपकी इंसल्ट्स को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखा। यही वजह है कि कुछ लोगों को कोविड बहुत ज़ोर से हिट किया और कुछ लोगों को नहीं किया, जो लोग पहले भी अपना ख्याल रखते थे उन्हें नहीं किया, तो ये वजह थी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो पैदा हो जाती हैं? किस चीज़ में? आई एम सॉरी। जब आपकी ऑयली फूड आप लेते अच्छा, हाँ, दैट्स ऑयली फूड, एक्सीलेंट क्वेश्चन। मोटापे के आपका पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्या चीज़ है। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर और अल्टीमेटली कैंसर, ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये सारा आपका ऑयली चीज़ों से स्टार्ट होता है। और हम ऑयली चीजें ऐसे खाते हैं जैसे स्वाद सोचे समझे, बगैर सोचे समझे, खा लें, बगैर सोचे समझे। अब परसों मेरी एक कॉलीग है और वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और एक मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो उनके पहले जब मैं होती थी तो मैं उनके साथ होती थी, जब मैं जॉब करती थी, मैं भी जब प्रोफेसर थी, तो उनके कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वगैरह है तो वो मुझे बता रही हूँ। तो मैंने उनको कहा सबसे पहले तो आप अपने अंदर माइंडफुलनेस की, एक डॉक्टर का हाल है, माइंडफुलनेस आप अपने अंदर डालें कि मैं जो पकड़ रही हूँ मैं क्या पकड़ रही हूँ, बिकॉज मैं उनको 7 साल पकौड़े और समोसे खाते ही देखती तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब हमारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका तो मेरा ख्याल है हर लेक्चर के बाद समोसा खा लो, रोल खा लो। और अनफॉर्चुनेटली जितने मेडिकल कॉलेज के भी बच्चे, मेरे अपने भी जो स्टूडेंट्स होते थे यही होते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि हमें हेल्थ कैफेज वालों से भी मैं बात करना चाहूँगी, या कैंटीन वालों से भी, यूनिवर्सिटी कैफेज वालों से भी हमें हेल्दी फूड्स को आगे लेकर आना चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं इतनी देर काउंटर पे खड़े होकर देखती रहती हूँ कि मैं खाने को उठाऊं क्या, कुछ हेल्दी होता ही नहीं है, एंड देन वन हैज टू ईट समथिंग। ये काम भी लगता है मुझे ही करना पड़ेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम तो किसी के घर भी जाते हैं तो उनके घर भी भर भर के मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। अच्छा, और फिर लोग नाराज हो जाते हैं अगर आप वो ना खाएं। मैं तो खैर कहती हूँ जो नाराज होता है हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बट लोग नहीं वो मना कर पाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी लोगों को कहना चाहूंगी, प्लीज लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाह रहा है और वो आपका समोसा और मिठाई नहीं खाना चाह रहा तो नाराज ना हो। एग्जैक्टली। चलिए खवातीन की तरफ आते हैं। खवातीन में भी आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और हमारी मेजॉरिटी खवातीन तो आजकल वर्किंग वुमेन है। ठीक है, तो वर्किंग वुमेन की क्या रूटीन होनी चाहिए? मैं सबसे पहले वर्किंग वुमेन के साथ एसोसिएटेड लोगों को, चाहे वो मैरिड है या नहीं है, उनको कहना चाहूँगी कि अब वो वर्किंग वुमेन है, बाहर भी काम कर रही हैं, तो घर में अब आप भी उनकी जिम्मेदारियाँ बांटें। ऐसा नहीं हो सकता। वर्किंग वुमेन में स्ट्रेस का मैं ज़्यादा ये रीज़न देखती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ये शिफ्ट तो आया हमारे बदलते ज़माने के साथ कि वो बाहर के काम कर रही हैं, लेकिन ये चेंज नहीं आया कि अब घर के भी कोई बांट रहा है। मतलब अब वो डबल पूरी तरह कर रही हैं। देखिए जी, जब मर्द हजरात बाहर का काम करते हैं तो घर में कोई चीज़ संभालता है, औरतें जब बाहर का कर रही हैं तो आप दोनों भी घर की चीज़ें संभालें, तो इस तरह आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। बाकी ऑनेस्टली हिफ्जा मैं देखती हूँ कि जितनी बीमार खवातीन मेरे पास ज़्यादा आती हैं वो हाउसवाइफ्स आती हैं। डिप्रेशन भी ज़्यादा उन्हीं को ही होता है। दिस इज़ अ रियलिस्टिक। वर्किंग वुमेन ज़्यादा खुश ही आती हैं जिनका घर में नॉर्मली किया जाए। बाकी वर्किंग वुमेन को एक मैं बात कहूँगी, मुझे पता है आप लोगों की लाइफ टफ है, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रही हैं, लेकिन अपने लिए 1-1.5 घंटा वर्जिश का ज़रूर निकालें। और रात को अनवाइंड करने के लिए जब आप थक जाती हैं, शौहर, बच्चे, माँ बाप जो भी है, सबकी घर की जिम्मेदारियों से, अपनी जो सॉलेस है ना, यानी अपना जो मी टाइम है, वो बिंज ईटिंग में ना ढूंढें। उससे अच्छा बुक रीडिंग में ढूंढ लें, योगा में ढूंढ लें, ठीक है, वीकेंड में हो गया, वंस इन अ वाइल हो गया, तो अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत लंबा और आगे चलना है इंशाल्लाह। अच्छा, नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कितने टाइम की नींद हमें लेनी चाहिए? नींद के घंटों से ज़्यादा, घंटे भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि वो घंटे आप कब पूरे कर रहे हैं। देखिए जी, आप अल्लाह ताला के क्लॉक के अगेंस्ट जाके अल्लाह से बगावत करना है ना, नाउजुबिल्ला। आप बगावत करके ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक रहूँ। अल्लाह ताला कहता है आप रात को सोएं। बिल्कुल। आप कैसे रात को ना सो के जिद लगा सकते हो ऊपर कि मैं हेल्दी रहूंगा? हो ही नहीं सकता। इसकी साइंटिफिक रीजन भी बता दूं, 11 बजे के बाद अल्लाह ताला चाहता है कि हमारे जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो नीचे चला जाए। कॉर्टिसोल जब नीचे जाता है तो एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो ऊपर आता है। जब आप 11 बजे के बाद जागते हैं, आपने की बगावत,
अब आपका जो कॉर्टिसोल है वो नीचे जाने की जगह ऊपर आता है। आपको पता है एक रात कॉर्टिसोल ऊपर जाने से आपके पेट की चर्बी 33 से 43% बढ़ सकती है, एक रात। अभी जो लोग इतनी रातों से करें उनके साथ क्या होगा? और क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है तो ये पूरे जिस्म में गैर ज़रूरी स्ट्रेस लाएगा। वो सारे लोग जिनकी रात को नींद नहीं आती और सुबह 7-8 बजे नींद आती है, आप सबका कॉर्टिसोल बिगड़ चुका है। उसके बाद आपने ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाना और देन आप अगेन एग्जॉस्टेड हैं। प्लीज इस साइकिल से निकल आए। रात को जागने से आप कूल नहीं, आप फूल बनते हैं, ठीक है? तो असल फलाह की तरफ जाए। अच्छा, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो वर्किंग लेडीज हैं? हर एक के लिए, चाहे कोई वर्किंग लेडी नहीं है, चाहे कोई वर्किंग लेडी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम समझते हैं कि ज़्यादा खाने से हम अपना ख्याल रख रहे हैं, आप भूखा रहने से अपना ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है इंसानी जिस्म जो है वो थ्राइव करने के, वो सर्वाइवल मोड पे बना है। उसे अच्छा लगता है डिफेंस में रहना। आप जितना ज़्यादा फास्टिंग की स्टेट में रहेंगे, आप उतनी ज़्यादा जवान रहेंगे, आपका दिमाग उतनी ही तेज चलेगा, आपका हाजमा उतना अच्छा रहेगा। एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। आप अपने बस सुबह 10 से लेकर शाम के 5 के बीच 2 या 3 बार खाएं। स्नैकिंग आप मत करें, तला हुआ और आप मीठा आप मत लें। खुश रहें, जवान रहें, तंदुरुस्त रहें। अच्छा, प्रेगनेंसी की तरफ हम आएंगे। बहुत सारी मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हैं, और सबसे बेसिक रीज़न होती है उनका घर। सास की तरफ से प्रेशर आ गया, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर आ गया, तो इस सब को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? देखिए, अब सास से अलग होकर ओवरकम किया जा सकता है क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सासें तो अपना मिजाज जो है वो बदलती नहीं है। क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी खवातीन वगैरह आती हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, जिनके डाइट के साथ स्ट्रेस फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे तो सारा रोल काउंसलिंग का है ना, और हस्बैंड की काउंसलिंग का रोल है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड की तरफ से आपको वो सपोर्ट हो जो सपोर्ट आप डिजर्व करते हैं, तो आपके लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पैदा हो जाए। तो यहाँ पे जी हस्बैंड्स हैव टू स्टेप अप, उनको वो काम करना पड़ेगा जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अल्लाह ने दी है। और मेजॉरिटी ही ऐसी है कि नहीं करती, नहीं करते ही नहीं है जी, करते ही नहीं। 90% लोग तो ख्याल करते ही नहीं है। और वो ख़वातीन को इतनी ज़्यादा आदत हो गई है हफ्सा कि मैं आपको बताऊं, वो इस बात पे गिल्टी फील कर रही होती है कि हम ज़्यादती, हमारी सास ससुर या फैमिली की तरफ से अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो हम बुरा क्यों फील कर रही हैं, हमें तो इसकी आदत होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनके भी तो आगे पेरेंट्स कहते थे ना, अब वही तुम्हारा घर है। लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ एवरीथिंग। जी, ये सच है कि वो आपका घर होता है, लेकिन आई थिंक टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ अब्यूज इज नॉट जस्टिफाइड। उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो हमारी प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, उनको डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनके लिए हार्मफुल होती है? अच्छा, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और इसकी बड़ी वो है वेरिएशन है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने और आखिरी 3 महीने टोटली डिफरेंट है। जैसे पहले 3 महीने में आप कुछ गर्म नहीं ले सकते हैं, आखिरी 1 महीने में आपको चीज़ें गर्म लेनी होती हैं, सप्लीमेंट्स आप थ्रू आउट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जंक फूड प्लीज़ मत लें, क्योंकि आप जो भी चीज़ें खाती हैं उसके सारे सिग्नल आपकी बच्चेदानी में जाते हैं, और जब आपके बच्चेदानी में जाते हैं तो वो आपके बच्चों को जो है वो असर करते हैं, वो उसको प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें, ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अपनी डाइट में आप गोश्त, दूध आपने प्रेगनेंसी में ख्याल रखना अगर आपको डेयरी सूट करती है, अंडे, घी, मक्खन, अच्छे अनाज, सफ़ेद आटा नहीं, होल आटा, ये सारी चीज़ें शामिल रखें। प्रोटीन बहुत हाई रखें अपना एनिमल सोर्सेज से। ओके। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताएं, खवातीन चिड़चिड़ी बहुत हो जाती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? इन्वायरमेंट रीज़न होती है या कुछ और होता है? देखिए, हमारी औरतों की बॉडी पूरा महीना हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है? पूरा महीना हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी बॉडी भी चेंज होती है, आप इस बात से एग्री करेंगे। कभी हम ब्लोटेड होते हैं, कभी हम ब्लोटेड नहीं होते हैं, कभी हम फिट फील कर रहे होते हैं, और मूड भी हमारा चेंज होता है। इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स। अब होता क्या है कि मेनोपॉज एक औरत की ज़िंदगी में, जब आपकी माहवारी ख़त्म होती है, कोई बहुत आसान टाइम नहीं होता, ठीक ठाक मुश्किल टाइम होता है वो एक औरत की ज़िंदगी में, आफ्टर 40-45। उस वक्त जो ख़वातीन अपनी ब्लड शुगर रेगुलेशन का ख्याल नहीं रखती, आज मैं सुबह भी अपने लाइव सेशन में यही कह रही थी कि ब्लड शुगर जितना यूं होगा, मूड भी उतना यूं होगा। ऊपर से एक तो पहले ही हार्मोन्स ख़त्म हो रही होते हैं, औरतें मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, ऊपर से वो जंक फूड, चीनियाँ, बेकरियाँ, और डिप्रेशन में आके पता नहीं क्या क्या खा रही हैं। इस टाइम अगर आप अपनी डाइट में दलिए, होल ग्रेन्स, अंडे की जर्दियाँ, रेड मीट, लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगी, आप अपनी बॉडी को वो सहारा देंगी जो सहारा वो मांग रही है ज़िंदगी के इस मुश्किल फेज मेनोपॉज में। अच्छा, अभी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करनी थी, तो उस पर मुझे अपनी सिस्टर का किस्सा याद आया। वो क्या करती थी, उनका जो फर्स्ट बेबी होने वाला था, वो जाती थी फ्रिज में और जाके ना मिंट के जो पत्ते होते हैं मिंट के, वो फ्रिज में से निकाल के खाना शुरू करती थी। तो हम उन्हें कहते थे, ये आप क्या कर रही हैं? अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये ना मैं उस दिन भी किसी को बता रही थी, हफ्सा पता है इसका क्या मतलब है? कि आपकी बहन को पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी थी, उनको उन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्रेविंग हो रही थी। मैंने आपको बताया ना, इंसान का जो जिस्म है, बल्कि आगे भी प्रीच कीजिएगा,
प्रीच कर ही दिया, आपके चैनल पे आ गया। इंसान का जो जिस्म है वो सर्वाइव करने के उस पर बना है, उसको पता है मैंने अपने आप को बचाना है। वो जिस्म बचाने के लिए जाता था, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी थी तो वो मिंट के पत्ते खा रही थी, लेकिन कोई फिगर आउट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे जब हमें क्रेविंग होती है तो क्या वो उन क्रेविंग्स का मतलब ये होता है कि आपकी हाँ, बॉडी में अगर किसी आपको चीज़ की मीठे कमी की हो रही क्रेविंग्स है? होती है, इसका मतलब है आप अपसेट हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम ऊपर है, ओके। क्योंकि मीठे से बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, आपका प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है। तो अब बॉडी को तो नहीं पता, बॉडी उस वक्त उसको एड्रेस करती है। जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, आप असल में स्ट्रेस में होते हैं। ऑल राइट। अच्छा, ये वैसे मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही होती है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो आपने हमारी हाँ, ऑडियंस मैं को ये भी बताई बता है, दूं, बहुत जिन सारे लोगों को को। बर्फ की क्रेविंग होती है, मिट्टी की क्रेविंग होती है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। लोग जाके बर्फ और मिट्टी खाते हैं। मैंने खवातीन, मेरी एक पेशेंट थी, वो उन्होंने अपने बच्चों से छुप के मुझे कमरा लॉक करके कॉल किया और वो बहुत रोई कि मैं अपने घर का पेंट खाती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये मसला तो मैंने क्या बहुत है। सारे बच्चों को भी देखा हाँ, है। तो ये आयरन की कमी है उनमें भी। तो फिर मैंने उनको समझाया एंड एवरीथिंग, और इस तरह की भी ऐसे केसेस, एंड शी एक्चुअली वेप्ट कि मैं सबसे छुप के पेंट खाने कमरे में आती हूँ, एंड दिस इज जस्ट नॉट फनी, दिस इज वेरी अपसेटिंग। एग्जैक्टली काफी सीरियस चीजें इट्स हैं अ ये, सीरियस जिसको हम थिंग। अवॉइड कर देते हैं और मजाक में इसको उड़ा मजाक, देते हैं। क्योंकि वो बेचारी अगर किसी के सामने करती तो शौहर बच्चे मजाक उड़ाते। चलें जी, है। लास्ट पे मैं चाहूंगी आपसे कि आप हमारी जो खवातीन हैं, जो हमारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो मर्द हैं या चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, उनके लिए कोई आखिरी मैसेज दे दें। देखिए जी, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी इस असूल के गिर्द बिल्ड की हुई है कि जो अपना ख्याल नहीं रखता उसका कोई ख्याल नहीं रखता। आप अगर वाकई दुनिया में लोगों के काम आना चाहते हैं ना, तो वो खिदमत आपकी सबसे पहले अपने ऊपर शुरू होती है। पहले अपना पैमाना भरें, जग में जो भर गया उसके बाद बाकी सब ग्लासेस में डालें जो बच गए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मुझे नहीं पता थी, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी, स्पेशली ये जो क्रेविंग्स वाली चीज़ है, ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। तो बहुत सारे लोग जो आपकी वीडियो देख रहे होंगे उनके भी इल्म में इजाफा हो रहा होगा कि क्रेविंग्स आखिर होती क्यों है। तो नाजरीन, सहर के साथ आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें आज हमें इन्होंने बताई हैं वो अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपकी डेली रूटीन और आपकी लाइफ काफ़ी हेल्दी हो सकती है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।